कभी सोचा है कि एक सरकारी दस्तावेज में सिर्फ आंकड़े और नियम नहीं, बल्कि पूरे शहर की कहानी छिपी हो सकती है, उसके बढ़ने की, उसकी जरूरतों की और हाँ, उसके संघर्षों की कहानी। आज हम एक ऐसे ही प्रस्ताव की परतें खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सड़क का प्लान, विकास का एक बड़ा वादा और उसकी असली कीमत, सब कुछ स्याही और कागज पर दर्ज होता है। तो सवाल यही है, क्या सच में एक अकेली सड़क की कहानी पूरे शहर की कहानी बयां कर सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े वादे से, एक ऐसा वादा जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 577 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, है ना? ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ये बताता है कि बात किसी गली मोहल्ले की सड़क की नहीं हो रही, बल्कि एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हो रही है, जो एक शहर का चेहरा बदल सकता है। और ये सब हो किसके लिए रहा है? जवाब है ये आंकड़ा, 60 लाख लोग। जी हाँ, दस्तावेज के मुताबिक इतने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस नई सड़क से राहत मिलने की उम्मीद है। उनका सफर आसान, तेज और कम थकाऊ बनाने की एक कोशिश। तो आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? इसका नाम है कल्याण डोंबिवली रिंग रोड। इसे प्रस्तावित किया है MMRDA ने, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। समझिए, ये कोई आम सड़क नहीं, बल्कि 31 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक मेन आर्टरी होगी। इसका एक ही मकसद है, डोंबिवली और टिटवाला के बीच की दूरी को कम करना और लाखों लोगों के रोज के ट्रैफिक वाले सिरदर्द को थोड़ा या शायद बहुत कम करना। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है, और तरक्की का रास्ता भी हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। हर बड़े निर्माण के पीछे कुछ छूट जाता है, और यहीं इस कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। ये एक ऐसी लागत है जो अक्सर बड़े बड़े प्लान्स और चमकीले नक्शों के नीचे कहीं दबी रह जाती है, एक छिपी हुई कीमत। और ये मोड़ आता है इस एक नंबर के साथ, 4.58 हेक्टेयर। अब सुनने में शायद ये उतना ज्यादा ना लगे, करीब करीब 9 फुटबॉल के मैदानों जितनी जगह, पर असली सवाल तो ये है कि ये जमीन आ कहां से रही है। और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कोई खाली बंजर जमीन नहीं है, नहीं, ये हिस्सा है एक संरक्षित मैंग्रोव वन का। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो हमारे तटीय इलाकों के लिए एक नेचुरल शील्ड, एक कवच का काम करता है। आप जरा इस चार्ट को देखिए, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। प्रोजेक्ट के लिए कुल मिलाकर करीब 83 हेक्टेयर जमीन चाहिए। ज्यादातर तो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन वो जो छोटा सा नीला हिस्सा दिख रहा है ना, वो 4.58 हेक्टेयर वाला, बस वही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। यहीं पर विकास और पर्यावरण आमने सामने खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जमीन पर कोई सड़क बना ही कैसे सकता है? इसका जवाब छिपा है सरकारी नियमों और कानूनों के एक, कह सकते हैं, काफी जटिल जाल में। और इस सब के केंद्र में है एक कानून, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रल लॉ है, जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमारे जंगलों को बचाया जा सके। यही कानून तय करता है कि जंगल की जमीन को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अब इस कानून के हिसाब से प्रोसेस काफी लंबा और सतर्कता भरा होता है। पहले MMRDA जैसी एजेंसी एक प्रस्ताव देती है, फिर लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, फिर फाइल धीरे धीरे ऊपर जाती है और आखिर में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर फाइनल डिसीजन लेते हैं। ये एक तरह का मल्टी लेवल ऑब्स्टिकल कोर्स है, जिसे हर प्रोजेक्ट को पार करना ही पड़ता है। तो चलिए अब इन आंकड़ों, कानूनों और कागजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के ह्यूमन साइड को देखते हैं। हेक्टेयर और सर्वे नंबर से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी इस प्रोजेक्ट से सीधे सीधे जुड़ने वाली है। ये सिर्फ 4.58 हेक्टेयर जंगल नहीं है, ये जमीन फैली हुई है आयरे, कोपर, डोंबिवली, ठाकुरली और कचोरे जैसे बसे बसाए गांव में। मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं है, ये इन समुदायों के बीच से होकर गुजर रही है। और यहीं पर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें कुछ बहुत जरूरी दिखाता है। हर सर्वे नंबर के पीछे एक जमीन है, और हर जमीन के रिकॉर्ड के पीछे एक नाम है, एक इंसान है, एक परिवार है। जब इन 7-12 रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा जाता है तो सिर्फ नंबर नहीं, नाम दिखाई देते हैं।
और एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इन जमीनों के मालिकों में कई महिलाएं हैं। ताराबाई, सुमन, जयंती, शांताबाई। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि डेवलपमेंट की इस बड़ी कहानी में ये महिलाएं भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं। उनकी जमीन, उनकी विरासत इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनने जा रही है। तो फिर सवाल ये है कि इन सबको देखते हुए प्रोजेक्ट अथॉरिटी अपना पक्ष कैसे रखती है? वो इस असर को सही कैसे ठहराती है? उस तराजू को संतुलित कैसे करती है? डॉक्यूमेंट के मुताबिक MMRDA ने कुछ बड़े वादे किए हैं। पहला, वो प्रतिपूरक वनीकरण यानी कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का पूरा खर्च उठाएंगे। आसान भाषा में कहें तो जितने पेड़ कटेंगे उससे कहीं ज्यादा नए पेड़ लगाए जाएंगे। दूसरा, वो वन भूमि की जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसे NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, वो भी चुकाएंगे। ये एक तरह से प्रकृति का कर्ज चुकाने जैसा है। और सबसे जरूरी बात, वो ये सर्टिफाई करते हैं कि ये जमीन लेना बिल्कुल अपरिहार्य था, मतलब एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल था। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता था। ये सीधे उनके सर्टिफिकेट से लिया गया है। अथॉरिटी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि कोई और नॉन फॉरेस्ट लैंड का ऑप्शन था ही नहीं। तो आखिर में ये पूरा सरकारी दस्तावेज हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ हैं 60 लाख लोग, एक बड़े शहर की जरूरतें, और दूसरी तरफ एक बेहद जरूरी और नाजुक मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? हम तरक्की यानी प्रोग्रेस को असल में मापते कैसे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इसकी असली कीमत चुकाता कौन है?